हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindarsingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से स्क्रॉल डाउन करके देखिए किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि एक्सचेंज सर्वर 2010 को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI से कैसे इंस्टॉल किया जाता है। एक्सचेंज सर्वर 2010 की इंस्टॉलेशन चाहे हम GUI मोड से करें या CLI से, इन दोनों ही केसेस में हमें एक्सचेंज सर्वर रिक्वायरमेंट्स को पहले से फुलफिल करना पड़ेगा। तो एक्सचेंज सर्वर 2010 इंस्टॉलेशन करने से पहले मैंने एक्सचेंज सर्वर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया है, यानी कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, एक्टिव डायरेक्टरी रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद मिसलेनियस रिक्वायरमेंट्स जैसे कि .NET फ्रेमवर्क, IIS एटसेट्रा हमने पहले से इंस्टॉल कर रखी हैं। और इन सभी रिक्वायरमेंट्स और प्री रिक्विजिटीज को फुलफिल करने के बाद चलिए देखते हैं कि GUI मोड में एक्सचेंज सर्वर 2010 को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके लिए मैं अपने सर्वर के ऊपर चलता हूं जिसके ऊपर मैंने एक्सचेंज सर्वर 2010 को डिप्लॉय करना है। एक्सचेंज सर्वर 2010 को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे उस लोकेशन पे जाना है जहां पे मैंने अपने इंस्टॉलर को अनजिप करके रखा हुआ है। तो हमने अपने इंस्टॉलर को E ड्राइव में अनजिप करके रखा है, तो उसके लिए मैं कंप्यूटर पे डबल क्लिक करता हूं, उसके बाद E ड्राइव पे जाता हूं और इसको डबल क्लिक करता हूं और यहां से EX नाम के फोल्डर में जिसमें मैंने अपने इंस्टॉलर को अनजिप करके रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दो फाइल्स हैं, एक है setup.exe और दूसरी है setup.com जो कि DOS एप्लीकेशन फाइल है, जबकि हमारी setup.exe GUI इंस्टॉलेशन के लिए यूज होती है। तो यहाँ आके मैं setup.exe को डबल क्लिक करता हूँ और देखिए एक स्क्रीन आपके सामने है जहाँ पे आपको प्लान, इंस्टॉल और एनहेंस नाम की 3 कैटेगरीज दिख रही हैं, जिसमें आप प्लानिंग फेज में एक्सचेंज सर्वर के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप डिप्लॉय करना चाहते हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं और रिलीज नोट्स भी पढ़ सकते हैं। जबकि इंस्टॉलेशन फेज में देखिए यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 ग्रे आउट है क्योंकि ऑलरेडी हमने .NET फ्रेमवर्क 3.5 सर्विस पैक 1 इंस्टॉल कर रखा है। इसके साथ साथ विंडोज पावरशेल वर्जन 2 भी हमने प्री इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस ग्रे आउट आ रही हैं। अगर आप चाहें तो लैंग्वेजेस पैक में जाके सभी लैंग्वेजेस को लैंग्वेज बंडल से इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वही लैंग्वेजेस जो इंस्टॉलेशन DVD के साथ अवेलेबल है केवल वही इंस्टॉल हो तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप 4 में है इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, जिसके ऊपर अभी हम क्लिक करने वाले हैं और इसके बाद हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए मैं इस हाइपरलिंक को क्लिक करता हूं। तो देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और एक विजार्ड आपके सामने आया। इसमें हमें इंट्रोडक्शन दे रहा है कि एक्सचेंज सर्वर 2010 क्या है और इसमें क्या क्या रोल्स हैं, ये क्या क्या काम कर सकता है हमारे लिए। इसको पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्क्रीन हमारी लाइसेंस एग्रीमेंट की है। माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस टर्म्स को एग्री करने के लिए आप यहां से आई एक्सेप्ट द टर्म्स बटन को क्लिक करें। आप इस लाइसेंस टर्म्स को पढ़ सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके और इसकी हार्ड कॉपी भी यहाँ प्रिंट बटन पे क्लिक करके आप इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ने के बाद इसको एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट एरर रिपोर्टिंग पेज में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एरर रिपोर्टिंग को एनेबल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से अगर कोई एरर हमारे एक्सचेंज सर्वर से रिलेटेड आता है तो उसकी रिपोर्टिंग माइक्रोसॉफ्ट को एनेबल करना है या नहीं करना है आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जबकि बाय डिफॉल्ट ये डिसिलेक्टेड है, यानी कि नो है, हम इसकी रिपोर्टिंग एनेबल नहीं करना चाहते हैं, फीडबैक नहीं सेंड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं, जो कि रिकमेंडेड भी है, आप यस बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसको नो रहने देता हूं जो कि डिफॉल्ट था और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, टिपिकल इंस्टॉलेशन और कस्टम एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉलेशन। तो टिपिकल इंस्टॉलेशन में जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल, क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल और मेलबॉक्स सर्वर रोल डिफॉल्ट से एक ही सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है, जबकि इसके साथ साथ
इन सर्वर रोल्स को मैनेज करने के लिए हमारे एक्सचेंज मैनेजमेंट टूल्स, हमारे एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल और शेल, ये टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं और इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक स्पेसिफिक सर्वर रोल या कुछ और कॉम्बिनेशन में सर्वर रोल्स को इंस्टॉल करूं अपने इस सर्वर के ऊपर, तो आप कस्टम एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने इसको कस्टम एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉलेशन किया है। हम वैसे तो टिपिकल इंस्टॉलेशन ही परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन जस्ट एक स्टेप आपको दिखाने के लिए कि कैसे हम एक एक ऑप्शन को या सर्वर रोल को सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया है। इससे नेक्स्ट है आपके एक्सचेंज सर्वर प्रोग्राम फाइल्स का पाथ, जो कि बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट और एक्सचेंज सर्वर V14 में है। इसको आप चेंज कर सकते हैं ब्राउज बटन को क्लिक करके। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, हम इसको भी डिफॉल्ट रहने देते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप स्पेसिफिकली एक एक रोल को सिलेक्ट कर सकते हैं या कुछ कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस रोल के ऊपर आप माउस को लेके जाते हैं, देखिए उसकी डिस्क्रिप्शन आप राइट हैंड साइड पे आपको दिखती है। साथ ही आपको डिस्क स्पेस रिक्वायर्ड और डिस्क स्पेस अवेलेबल की ऑप्शन भी आ रही है। यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि कितनी जरूरत है डिस्क स्पेस की और कितना हमारे पास अवेलेबल है। तो इसी तरीके से आप हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए डिस्क रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और बढ़ गई, हमारा जो स्पेस हमें रिक्वायर्ड है। और अभी देखिए जैसे ही मैंने ये रोल्स को सिलेक्ट किया तो नीचे एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल डिसिलेक्ट हो गया है और मैनेजमेंट टूल्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप मेलबॉक्स सर्वर रोल, क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल और यूनिफाइड मैसेजिंग रोल को आप क्लब कर सकते हैं एक सर्वर के ऊपर, जबकि इसके साथ आप एज ट्रांसपोर्ट सर्वर को उस सर्वर पे यूज नहीं कर सकते हैं जिनमें से किसी के ऊपर भी ये सर्वर रोल्स रहें। तो एज ट्रांसपोर्ट सर्वर के लिए आपको एक डिफरेंट सर्वर डिप्लॉय करना होगा अपने एनवायरनमेंट में। तो देखिए मैंने एक ही ऑप्शन सिलेक्ट रहने दी, तब भी देखिए एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल का जो ऑप्शन है वो ग्रे आउट ही है। और अगर मैं इसको हटा देता हूं तो देखिए अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसको एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप खाली मैनेजमेंट टूल्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसको यहां से भी इसे ही सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इसको बैक करते हैं और परफॉर्म करते हैं टिपिकल इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सचेंज सर्वर। इसके लिए मैं टिपिकल एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉलेशन को क्लिक करता हूं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। तो आपसे एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है और लास्ट वीडियोस में हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम किंग ऑर्ग दिया था, तो मैं यहाँ पे भी किंग ऑर्ग ही नाम दे देता हूं। अगर आप कोई और नाम देना चाहें तो कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ये नाम एक्सचेंज ऑब्जेक्ट्स के लिए एफक्यूडीएन क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम देने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमसे क्लाइंट सेटिंग्स के बारे में पूछ रहा है। देखिए लास्ट लाइन की लाइन है, जिसमें पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी क्लाइंट कंप्यूटर्स रनिंग आउटलुक 2003। तो अगर आउटलुक 2003 या ऐसे पुराने क्लाइंट्स आपके पास हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्लाइंट्स जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो भी एक्सचेंज सर्वर 2010 के साथ कनेक्ट हो सकें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ेगी यस। ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करने से एक्सचेंज सर्वर 2010 इन पुराने क्लाइंट्स के लिए पब्लिक फोल्डर डेटाबेस को क्रिएट कर देगा। अगर आप अभी के लिए ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कभी भी बाद में मैनेजमेंट टूल्स को यूज करके कभी भी पब्लिक फोल्डर डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको डिफॉल्ट ऑप्शन रहने देते हैं नो और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आपका क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल इंटरनेट फेसिंग है या नहीं। अगर ये इंटरनेट फेसिंग है तो आप उसका पूरा नाम दें, जैसे कि mail.king.org या king.com या कोई भी नाम जो आपके मेल सर्वर का होगा, आपको यहाँ पे वो URL टाइप करना होगा। तो इसको भी हम डिसिलेक्ट रहने देते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम पेज आपसे पूछ रहा है कि क्या आप एक्सचेंज सर्वर 2010 को इंप्रूव करने में हेल्प करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट किसी भी समय आपके एक्सचेंज सर्वर की इंफॉर्मेशन लेके जा सकता है और उसे उसके लिए आपसे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। तो हम इस प्रोग्राम का हिस्सा अभी फिलहाल नहीं बनना चाहते हैं, तो मैं सिलेक्ट करता हूं आई डोंट विश टू ज्वाइन द प्रोग्राम एट दिस टाइम और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। तो देखिए अभी ये सबसे पहले प्रीरिक्विजिटीज को चेक कर रहा है, जिसमें से ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेजेस, हब ट्रांसपोर्ट रोल, क्लाइंट एक्सेस रोल और मेलबॉक्स रोल प्रीरिक्विजिटीज को चेक किया जाएगा। और उसके बाद अगर सभी कुछ ठीक रहा तो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। अदरवाइज जो भी एरर उसको मिलेगा उसको रिपोर्ट करके वो हमें बताएगा कि ये प्रीरिक्विजिटीज या इन प्रीरिक्विजिटीज को आप इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस को ट्राई कीजिए। तो ये कुछ समय लेता है। उतनी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूं और जैसे ही ये चेक्स कंप्लीट होते हैं वापस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए रेडीनेस चेक में एक एरर आया है और एक वार्निंग आई है।
एक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि आपको प्रिपेयर एडी कमांड चलानी पड़ेगी। एक वार्निंग है, लेकिन ये उतनी क्रिटिकल नहीं है क्योंकि ये ऑपरेशन हमारा एक्सचेंज सर्वर 2010 ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देते हैं इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान, तो इसलिए ये फेल नहीं माना जाएगा। लेकिन ये जो एक प्रीरिक्विजिट हमारी फेल हुई है वो है रिलेटेड टू सर्विसेज और क्लाइंट एक्सेस रोल प्रीरिक्विजिटीज में हम एक सर्विस भूल गए हैं जो कि है नेट टीसीपी पोर्ट शेयरिंग सर्विस। ऐसा मैंने जानबूझ के इंटेंशनली किया है ताकि कम से कम एक एरर मैसेज आपको दिखाया जा सके और सबसे आसान यानी कि सर्विसेज में जाके आपको इस सर्विस को स्टार्ट करना है और यहाँ पे रीट्राई बटन को हमें फिर से ट्राई करना है। तो इसके लिए मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूं और यहां से सर्विसेज टाइप करता हूं और सर्विसेज लिंक पे क्लिक करता हूं और यहां पे कहीं पे भी क्लिक करके एन को प्रेस करता हूं। तो यहां पे देखिए मुझे एक सर्विस दिखाई दे रही है जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है, लेकिन हमें इसको ऑटो मोड में करना पड़ेगा। तो ऑटो मोड में करने के लिए मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और यहां से इसको मैनुअल से हटा के ऑटोमेटिक पे सेट कर देता हूं। इसको ओके प्रेस करता हूं तो देखिए इस बार ये सर्विसेज हमेशा अपने आप से स्टार्ट हो जाएगी जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा। तो इसको ऑटो मोड में सेट करने के बाद हम अपने एक्सचेंज सर्वर के विजिट पे आ गए और इसको दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं। और ट्राई करने के लिए देखिए ये दोबारा से प्रीरिक्विजिट्स को चेक करेगा और जब इसे सभी रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी उसी के बाद ये इसको कंटिन्यू करेगा। तो जब तक ये चेक होता है वीडियो को हम दोबारा से पॉज करते हैं और होपफुली इस बार हमें कोई भी एरर नहीं आएगा और जैसे ही ये रेडीनेस चेक कंप्लीट होते हैं वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए रेडीनेस चेक्स सभी कंप्लीट हो गए हैं और इस बार 5 के 5 चेक्स समरी में आप देखिए सक्सीडेड हैं और 0 फेल्ड है। इसको 1 मिनट 14 सेकेंड्स लगे और ये जो इन्फॉर्मेशन है वार्निंग है ये अपने आप से हमारी फुलफिल हो जाएगी क्योंकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस में वो अपने आप से हमारे एडी को प्रिपेयर कर देगा। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया और ये प्रोसेस हमारा कुछ समय लेने वाला है, तो इतनी देर के लिए हम वीडियो को दोबारा से पॉज करते हैं और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है इंस्टॉलेशन का वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स का समय लगा कंप्लीट होने में और इस दौरान उसने जो टास्क परफॉर्म किए वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जिनको आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि किस स्पेसिफिक टास्क को, जैसे कि हब ट्रांसपोर्ट रोल को इंस्टॉलेशन के लिए 2 मिनट्स 40 सेकेंड्स का समय लगा और बाकी सभी टास्क को भी क्या क्या समय लगे। अगर आप सेटअप लॉग्स देखना चाहते हैं तो इस हाइपरलिंक को क्लिक करके सेटअप लॉग्स ओपन कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद अगर आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस को फाइनलाइज करना चाहते हैं यूजिंग एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल तो आप इस लिंक को सिलेक्टेड रहने दें और फिनिश बटन पे क्लिक कर दें। तो हम फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं और देखिए एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल ओपन हो गया है। ये वही कंसोल है जब हमने CLI के थ्रू इंस्टॉलेशन प्रोसेस परफॉर्म किया था, तो उसके बाद भी रीस्टार्ट होने के बाद आपके पास यही कंसोल आया था। तो देखिए आपके सामने लिखा आ रहा है कि इस एक्सचेंज सर्वर 2010 को आप 119 डेज के अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं और इसमें प्रोडक्ट की एंटर कर सकते हैं और तब तक आप इसको एज अ ट्रायल यूज कर सकते हैं और इन 119 डेज के अंदर आपको प्रोडक्ट की अरेंज करके इसके अंदर एंटर करनी पड़ेगी। तो ओके बटन को क्लिक करते हैं। तो देखिए पहले की तरह ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और रेसिपिएंट कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट डेटाबेस भी अवेलेबल होगा। मेल बॉक्सेस में देखिए ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेस हमारे पास आ रहा है। अब इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने से पहले एक अच्छा ऑप्शन है कि हम इस सर्वर को रीस्टार्ट कर लें। तो मैं इस सर्वर को रीस्टार्ट करता हूं और साथ ही इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।